हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लेक्चर नंबर 2 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में। मतलब इसमें तो पहली बार स्वागत है लेकिन केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आप सभी लोगों ने पहला लेक्चर देखा होगा और पहले लेक्चर से जो पॉइंट्स हमने सीखे हमने उन सबको आप सभी ने नोट कर लिया होगा। ठीक है। और मैं एक और थोड़ा सा सजेशन दे देता हूँ कि जब आप लेक्चर देखते हो तो लेक्चर देखते समय आपको थोड़ा सा फोकस अच्छे से करना है। ठीक है। और ध्यान से मतलब ईयरफोन्स का यूज़ करना है या फिर किसी एकांत कमरे में बैठना है, ताकि लेक्चर्स को आप इस तरीके से मत पढ़िएगा कि घूम रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, बाकी सारे काम कर रहे हैं और साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम होती है। आप एक पर्टिकुलर जगह बैठकर ही पढ़ें, जब तक पूरा लेक्चर कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप क्या कहते हैं, तब तक आप क्या मतलब ब्रेक मत लीजिए और मतलब इधर-उधर देखिए मत, खेलिए मत। जैसे ऑफलाइन क्लास में बैठ के पढ़ते थे ना, वैसे ही पढ़ो। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि आप 15-20 मिनट में, आधे घंटे में वीडियो को पॉज़ करके 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि ये वन साइडेड इंटरेक्शन थोड़ा-सा हो जाता है और थोड़ा ज़्यादा कंटेंट डिलीवर होता है यहाँ पर लेक्चर्स में। तो वी विल ट्राई टू मेक द लेक्चर्स शॉर्ट, छोटे-छोटे लेक्चर ही बने, 40-50 मिनट के ही बने, 2-2 घंटे के ना बने। उससे थोड़ी समस्या हो जाती है, थोड़ा पैथेटिक हो जाता है, मज़ा नहीं आता। तो कोशिश करेंगे कि 40 से 50-60 मिनट का ही लेक्चर रखें, डेढ़ 2 घंटे के लेक्चर ना बनाएँ, ठीक है? और आप लोग भी थोड़ा ब्रेक ले लेके फ्रेश माइंड के साथ ही देख करना है, क्योंकि यार यहाँ सीख रहे हो आप। आप इतनी बढ़िया-बढ़िया चीज़ें यहाँ पर सीखोगे कि मतलब जब अच्छी चीज़ें सीखते हैं तो अपने मन से हम बहुत ग्रो कर रहे हैं बाकी सारे लोगों से जो इस समय अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो आप बहुत सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो, तो इस बात से खुश रहो और उत्सुक रहो कि हाँ यार, अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखने को मिलेगा, अब क्या देखने को मिलेगा। बिल्कुल सीरीज़ की तरीके आपको मैं इंटरेस्ट बनाने की कोशिश करूँगा। जैसे हम लोग सीरीज़ देखते हैं ना कि अब क्या हुआ भैया, अब मुन्ना भैया क्या करेंगे? तो इस तरीके से जो क्या होगा अब आगे, क्या होगा, अब आगे क्या होगा, अब किस तरीके से आगे क्लास बढ़ेगी, अब और क्या-क्या नई-नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इस तरीके से जिज्ञासा को बनाए रखिए, क्यूरियोसिटी को बनाकर रखिए, तभी मज़ा है। और ज्ञान सीख रहे हैं आप, बहुत लोगों से आप आगे हैं, क्योंकि आप ज्ञान की तरफ इतना एफर्ट्स दे रहे हैं, आप पैसे खर्चे कर रहे हैं, टाइम खर्चा कर रहे हैं। तो बस यही कुछ बातें हैं, वही सारी कि पढ़ते रहना, अच्छे से टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? और बोर नहीं होना, बिल्कुल बोर नहीं होना। मैं तो बोर होने की बिल्कुल तुम्हें गुंजाइश नहीं छोड़ूँगा, ठीक है? उसके लिए जो-जो हो सकेगा वो सब कुछ करूँगा, ठीक है? हँसी-मज़ाक, नाचना, खेलना, कूदना सब होगा क्लास में, ठीक है? चिंता नहीं करनी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्टिंग से मैटर से उठाकर न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट देख लिया था। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के बाद एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स में हमने देखा कि सेल्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा से। फिर हमको ये पता चला कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं और ऑर्बिटल्स को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया था ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री और ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के बेसिस पर और डिफ्यूजन के बेसिस पर हम लोगों ने, मतलब डायरेक्शन के बेसिस पर और डिफ्यूजन के बेसिस पर उसको हमने डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। और उसकी हेल्प से हमने ये सीखा था कि क्या होता है आपका, किस तरीके से बेटर बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए कौन-कौन से ऑर्बिटल्स यूज़ करे जाएँ, तो बॉन्ड अच्छा फॉर्म होगा। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, कितने-कितने टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके बारे में छोटी-मोटी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली थी। और ऐसे थोड़ा बहुत, और वीबीटी के बारे में भी थोड़ा-सा मैंने आपको बताया था कि वीबीटी ने कुछ 1-2 पॉइंट हैं, वो भी मैं अभी आपको और क्लियरली अच्छी तरीके से बताता हूँ। लेकिन लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करना था कि अब देखते हैं कि आप में से कितने लोगों ने यहाँ पर इस क्वेश्चन को सही किया है। तो पहले में कह रहा है कि बेटर बॉन्ड कब बनेंगे, तो 1s1s में बनेंगे भाई, सीधी सी बात है। 1s1s में बेटर बॉन्ड बनेगा 2s2s के कंपैरिजन से। छोटा ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन वही दो इलेक्ट्रॉन मान लो, एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों के पास है। 1s के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 1s के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, छोटे स्पेस में है तो डेंस है, बड़े स्पेस में है तो डेंसिटी थोड़ी सी कम है डेंसिटी। यहाँ पर इसी तरीके से 1s और 2p को करेंगे तो ये नहीं सोचेंगे कि 2p डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स हैं तो अच्छा बॉन्ड बनाएंगे। उससे पहले आपको यहाँ पर 1s देखना होगा, छोटा ऑर्बिटल है ये देखना होगा, ठीक है? फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज है 2s 2p, तो इन दैट केस आपका 2p अच्छा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। इन दैट केस 3s 4p, तो यहाँ पर ये छोटे ऑर्बिटल 3s अच्छा बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो अगर इसी चीज को थोड़ा सा और जनरलाइज वे में अच्छी तरीके से कहें तो आपको क्या करना है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है? दो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है। क्या, कैसे अप्रोच करना होता है? पहला,
आपको देखना है एनर्जी। क्या देखनी है? एनर्जी। पहला पॉइंट ऑफ व्यू है आपका एनर्जी। आपको देखनी है कि जो दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करने वाले हैं उनके बीच में एनर्जी का क्या डिफरेंस है। एनर्जी का डिफरेंस का मतलब हो गया एन, उनके लिए सेल नंबर क्या है। अगर सेम सेल के हैं तो इन दैट केस अगर एनर्जी क्या है, एनर्जी स्मॉल है, मैं कह देता हूं एनर्जी स्मॉल है, एनर्जी है स्मॉल, एनर्जी डिफरेंस है, स्मॉल एनर्जी डिफरेंस, या फिर मैं कह सकता हूं इसको लिख देता हूं सेम एन है, एन की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो इन दैट केस हम लोग को क्या देखना होता है? इन दैट केस हम लोग को देखना होता है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या देखना होता है? शेप। इस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे? शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल। मतलब वही डायरेक्शन लेस, डायरेक्शन है कि नहीं है, डायरेक्शन है कुल मिलाकर यहां पर। तब आप डायरेक्शन पर ध्यान दोगे कि डायरेक्शनल ऑर्बिटल अच्छे बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, और अगर यहां पर लार्ज एनर्जी डिफरेंस है, यहां पर क्या कहता हूं? लार्ज एनर्जी, एनर्जी डिफरेंस जो है आपका ये लार्ज है, एनर्जी डिफरेंस आपका क्या है? लार्ज है। तो इन दैट केस आपके पास, और इसका ये कौन सा केस होगा? डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन हो, जब डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू क्या हो? डिफरेंट हो, तो इन दैट केस एनर्जी विल बी द मेजर फैक्टर। यहां पर क्या होगा? एनर्जी मेजर फैक्टर हो जाएगी, एनर्जी मेजर फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज कि मतलब अगर 1s और 2s को देखोगे तो 1s 2s, या फिर 1s 2p को देखोगे तो इन दैट केस कैसे केस किसको? 1s के बीच में बॉन्ड कंपेयर करना है और 2p के बीच का बॉन्ड कंपेयर करना है। तो इन दैट केस 2p 1s में सबसे पहले क्या देखना है? एनर्जी देखनी है। सबसे पहले एनर्जी देखोगे, एनर्जी की वैल्यू क्या है? स्मॉल है या डिफरेंट है। यहां पर एन की वैल्यू अलग अलग है, डिफरेंट है, तो यहां पर फिर आपका एनर्जी मेजर फैक्टर हो जाएगा। और एनर्जी मेजर फैक्टर हो जाएगा तो जिसकी एनर्जी कम वो अच्छे बॉन्ड फॉर्म करेगा। कम एनर्जी का होगा इसका मतलब है न्यूक्लियस के पास होगा तो डेंस होगा। वही बात दूसरी तरीके से हम लोग समझ रहे हैं, तो दूसरी तरीके से समझा जा रहा है। तो इन दैट केस ये आपका क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। लेसर एनर्जी वाले, लेसर एनर्जी बेटर फॉर्म, लेसर एनर्जी ऑर्बिटल, एनर्जी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल बेटर बॉन्ड, बेटर बॉन्ड। ठीक है, और यहां पर क्या लिख सकते हो? डायरेक्शनल ऑर्बिटल तो बेटर बॉन्ड। क्या लिख सकते हो? डायरेक्शनल ऑर्बिटल, डायरेक्शनल ऑर्बिटल तो बेटर बॉन्ड, बेटर बॉन्ड। ठीक है, ये आपको मेनली ये सारी ये चीज आपको समझ में आनी थी। तो हम लोगों ने एक बात तो सीख ली कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या सीन है ये आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल मैंने आप सभी से पूछा था कि जो आपके एस ऑर्बिटल हैं, पी ऑर्बिटल हैं, डी ऑर्बिटल हैं, क्या वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल सेम टाइप के होते हैं? क्या एक ही शेप होता है? तो आपको ये बात सुनकर आश्चर्यचकित हो जाओगे आप कि जो एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल का जो शेप निकाला गया है ना, ये निकाला गया है क्वांटम मैकेनिक्स से। और क्वांटम मैकेनिक्स में बेसिकली श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज करके। और श्रोडिंगर इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन स्पीसीज या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए ही सॉल्व करी गई है। और जब उस इक्वेशन को सॉल्व किया गया है तो उसके सॉल्यूशन से ही हमें यह बात पता चली है कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल लोब टाइप का होता है, डी ऑर्बिटल डबल लोब टाइप का होता है और एफ ऑर्बिटल बहुत ज्यादा डाइवर्सली डिफ्यूज होते हैं। ये सारी की सारी बातें हमें क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच ने बताई है जब क्वांटम मैकेनिक्स को यूज किया गया है एटम्स के ऊपर। तो जब क्वांटम मैकेनिक्स खुद ही सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करती है, उसके लिए उसकी श्रोडिंगर इक्वेशन अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करी गई है, मतलब सॉल्व करी गई है, और उसके लिए एस, पी और डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल का शेप निकाला गया है। तो ये एक एजम्पशन मान लिया गया है, ये एक अजम्पशन मान लिया गया है कि सारे के सारे एटम्स में एस ऑर्बिटल स्फेरिकल ही होंगे, सारे के सारे एटम्स में पी ऑर्बिटल आपके डंबल शेप के ही होंगे, डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप के होंगे। सो इट इज एन अजम्पशन, ऐसा सत्य है, इस बात की कोई भी प्रूफ नहीं है हमारे पास। अब लेकिन ये जो आपका एजम्पशन है ये बहुत ज्यादा यूजफुल रहा, इसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन ज्यादा नहीं आया, इसलिए ये कॉन्सेप्ट लगातार चलता चला आ रहा है। दूसरी चीज, ये जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और वीबीटी का, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो क्वांटम मैकेनिक्स को बेसिक लेकर स्टार्ट हुआ है। तो इसलिए जहां जहां पर हम
एटॉमिक ऑर्बिटल, एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स को इन जनरल हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलेंगे। एटम के ऑर्बिटल हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के शेप जो फंडामेंटल उसकी एजम्पशन है वही एक एजम्पशन है, वो उसका बेस ही एजम्पशन है। तो सीधी सी बात है उस पर बेसिस जितनी भी थ्योरीज होंगी वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड बड़े लेवल पर एक्सप्लेन नहीं करेंगी चीजों को। यही कारण है कि आपकी वीबीटी बहुत ज्यादा अच्छी एक्सप्लेन नहीं करती है चीजों को, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। वो बिल्कुल एकदम बेसिक है चीज है, एकदम खत्म चीज है वो, उसमें ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो। लेकिन हम लोग कहानी की स्टार्टिंग से चल रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से बॉन्डिंग पर वर्क हुआ है हम लोग उस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बात थी कि हाँ ये एजम्पशन होता है, सब में सेम नहीं है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हाँ इससे कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है हमें ज्यादा, तो इसलिए इसको मानकर लगातार चले जा रहे हैं हम लोग। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हम लोगों ने दूसरी बात ले ली। अब वीबीटी की एक और इंपॉर्टेंट बात आप समझिए। वीबीटी की एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि उसने कहा कि जब एक कोई भी ऑर्बिटल, कोई भी एटम है, उस एटम के वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल किसे बोलते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल होगा, जिस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सेल उसकी वैलेंस सेल कहलाएगी। एक वैलेंस सेल हो, दो वैलेंस सेल हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जिस भी सेल का इलेक्ट्रॉन यूज होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में उसे वैलेंस सेल कहा जाएगा, ठीक है। और किसी भी एटम के अंदर जो उसकी वैलेंसी होती है, वो वैलेंसी उसके आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। किसी भी बॉन्ड के, किसी भी एटम के द्वारा मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बनाए जा सकते हैं, यह डिपेंड करता है कि उसके पास कितने मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। जितने अनपेयर्ड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास, वो उतने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। उसमें ऑक्टेट रूल ऐसा फलाना उससे कोई मतलब नहीं होता है एटम को। ये वीबीटी ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई। और जब दो एटम्स आपस में बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से उनके साथ जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, उस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्टेबलाइजेशन कैसे आता है, इसे वीबीटी ने ऐसे बताया उसने कि जब एक एटम ए एक एटम बी के साथ जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, तो शेयर करने से होगा क्या, इसका एक ऑर्बिटल इसके दूसरे ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। और ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होगी, यहां पर क्या होगा, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होगी, दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होने की वजह से जब न्यूक्लियस, जब इलेक्ट्रॉन पहले एक ऑर्बिटल में था, सिंगल ऑर्बिटल में, उसके बाद इस एटम के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन उसका सिंगल ऑर्बिटल में था, जब ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होगी तो उसमें क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्पेस मिलेगा दोनों न्यूक्लियस के बीच में, दोनों न्यूक्लियस के बीच में इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्पेस मिलेगा ट्रैवल करने के लिए, घूमने के लिए, रिवॉल्व करने के लिए। और जब एक एटम ज्यादा बड़े स्पेस में घूमता है तो उससे उसकी एनर्जी कम हो जाती है। ये आप क्वांटम केमिस्ट्री का कभी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा तो वहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, पार्टिकल इन अ बॉक्स, पीआईबी, पार्टिकल इन अ बॉक्स। और वहां पर आप एक बात सीखेंगे कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को छोटे से बॉक्स में रखो, सिंगल डॉन्ग पार्टिकल इन अ बॉक्स में, 1D बॉक्स में जब आप उसको रखोगे, ये जिन लोगों को नहीं बात समझ में आ रही होगी, आएगी क्वांटम जब सीखोगे, उसमें कुल मिला के ये बात बोली जाएगी कि एक सिंगल लाइन में एक इलेक्ट्रॉन है और वो लाइन जो है उसकी लेंथ जो है बॉक्स की, आप जितनी बड़ी करते जाएंगे उसके ग्राउंड स्टेट की एनर्जी उतनी कम होती जाएगी। मतलब वो नॉर्मली ग्राउंड स्टेट में ही रहते हैं सबके सब, जब एनर्जी दोगे तब उचकते हैं, तब वो जाते हैं ऊपर की तरफ, लेकिन नॉर्मली हर कोई ग्राउंड स्टेट में ही रहता है। तो यहां पर क्या है, जब लेंथ बढ़ जाती है बॉक्स की तो वो ऑर्बिटल, वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्टेबलाइज हो जाता है। इसी तरीके से यहां पर ये समझ लीजिए कि ये पीआईबी है, ये एक इलेक्ट्रॉन है जो उसके पास थोड़ी सी जगह थी, पहले थोड़ी जगह पे घूम रहा था, लेकिन जब उसने शेयरिंग करी तो उसे ज्यादा स्पेस मिलेगा, दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक ज्यादा बड़े स्पेस में वो रिवॉल्व कर पाएगा, बड़े स्पेस में वो ट्रेवल कर पाएगा, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। पहला फैक्टर तो ये, जिसकी वजह से बॉन्ड फॉर स्टेबलाइजेशन आएगा कंपाउंड के अंदर। और दूसरा मैं आपको बता ही चुका हूं कि जब न्यूक्लियस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस में आएगा तो उसके पास दो न्यूक्लियस से क्या होगा, उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। जब दो न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो उसको एक एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन दे देगा। ये दो कारण है जिसकी वजह से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड फॉर्म, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मॉलिक्यूल के अंदर क्या कहते हैं, क्या आता है, स्टेबलाइजेशन आ जाता है और मॉलिक्यूल दोनों स्टेबलाइज होकर बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं। आ रही बात समझ में आप सभी को, इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? तो ये तो बात हो गई कि बॉन्ड फॉर्म आखिरकार क्यों करते हैं, शेयरिंग के बारे में ये बात हो गई। अब चलिए नेक्स्ट बात समझते हैं। नेक्स्ट बात क्या समझते हैं कि
अगर आपको बॉन्ड बनाने हैं तो कितने टाइप ऑफ बॉन्ड हो सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड बॉन्ड लगातार चल कर रहे हैं ना हम लोग, तो थोड़ा बॉन्ड हमने देख लिया कि बॉन्ड कैसे बने, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे बने, लेकिन बॉन्ड कितने टाइप के हो सकते हैं, चलिए इसको भी समझ लेते हैं, थोड़ा सा बॉन्ड के बारे में फोकस करते हैं। केमिकल बॉन्ड को केमिकल बॉन्ड कर लेते हैं, इसका नाम करते हैं केमिकल बॉन्ड, ठीक है। केमिकल बॉन्ड के कितने ज्यादा टाइप हो सकते हैं, समझते हैं इस बात को? देखो जरा ध्यान से समझना, बिल्कुल एकदम फोकस करके ध्यान से समझिएगा। केमिकल बॉन्ड को अगर आप देखना चाहो कि कितने टाइप ऑफ बॉन्ड हो सकते हैं, तो मैं भी आपको सिर्फ बेसिक टाइप्स बता देता हूं। सबसे पहला बॉन्ड जो होता है, टाइप ऑफ बॉन्ड होता है, उसे बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड आपने पढ़ा ही हुआ है भाई, बेसिक चीजें हैं। ये क्या है? हेड ऑन ओवरलैप से बनता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होती है, ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड बनता है, और सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं इसे। और सिग्मा बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड क्यों बोला जाता है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास एक ये p ऑर्बिटल है, और ये p ऑर्बिटल किसी दूसरे p ऑर्बिटल के पास क्या कर रहा है? ऐसे चला जाए। ये जब दो p ऑर्बिटल एक दूसरे से हेड ऑन ओवरलैप करेंगे, तो हेड ऑन ओवरलैप करने से क्या होगा? यहां पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, ऐसे करके ऐसे, और यहां पर ये ऐसे करके ऐसे, ठीक है। इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी, तो हेड ऑन ओवरलैप हो गया ये। इस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड ये बोला जाता है। अब सिग्मा बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिग्मा वर्ड जो है ना, ये एक सिमिट्री है, एक सिमिट्री के बारे में बताता है। किसी भी चीज को सिग्मा सिमिट्री तब दी जाती है जब उसमें सिमिट्री हो अलोंग एन एक्सिस। जब एक एक्सिस के अलोंग किसी बॉन्ड में सिमिट्री होती है, तब उसे सिग्मा सिमिट्री बोला जाता है। तो यहां पर क्या है कि जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है ना, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, इसके बीच की ये जो, अगर आप एक एक्सिस बनाओ, तो इस एक्सिस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सिमेट्रिक है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिक है, इसलिए इस टाइप ऑफ बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। p ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनते हैं। s ऑर्बिटल जब आपका ओवरलैप करेगा, तो एक s ऑर्बिटल दूसरे s ऑर्बिटल के तरीके, दूसरे s ऑर्बिटल से इस तरीके से ओवरलैप करेगा, तो यहां पर आपका क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहां क्या होगा? आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसमें तो हेड है नहीं कोई, तो s ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म ही करेंगे। p ऑर्बिटल जब हेड ऑन ओवरलैप करेंगे, तब वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इसके बाद दूसरे टाइप ऑफ बॉन्ड जो होते हैं, जो सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं, उनको अगर हम लोग देखें, तो सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड जो हमें समझने हैं, उन्हें बोला जाता है पाई बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं उनको? पाई बॉन्ड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का भी, पाई बॉन्ड एक तरीके से सिमेट्री टर्म ही है। वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग अगर आपके पाई बॉन्ड, मतलब सिमेट्रिक स्ट्रक्चर हो, तो चलिए वो आगे चल के अभी आप लोग पढ़ेंगे, लगातार हम लोग पढ़ते रहेंगे इस बात को। पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड में क्या होगा? साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है? साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होती है। यहां पर एक s ऑर्बिटल, इस तरीके से मान लो एक ये p ऑर्बिटल है, एक ये p ऑर्बिटल, ये दूसरे p ऑर्बिटल के साथ जब साइड वाइज ओवरलैपिंग करे, ये साइड में, तो एक दूसरे के पास आ जाए। ये s ऑर्बिटल ऐसे, अरे एक मिनट, ये एक ऐसे आपका p ऑर्बिटल है, तो एक दूसरा एक ऐसे आपका p ऑर्बिटल है। इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी, तब इस केस में आपके क्या करेंगे? ये आपका पाई बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड बनेगा। तो आपको एक बात तो क्लियरली पता ही होगी कि जो आपके p ऑर्बिटल होते हैं, वो तीन टाइप के p ऑर्बिटल होते हैं। तीन ऑर्बिटल, तीन एक्सिस के अलोंग होते हैं। अगर आपका p ऑर्बिटल x एक्सिस के अलोंग है, तो उसे px बोला जाता है। अगर आपका p ऑर्बिटल y एक्सिस के अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग है, तो उसे py बोला जाता है। इसी तरीके से अगर z एक्सिस के अलोंग होगा, तो उसे pz ऑर्बिटल बोला जाता है। तो ये क्या है? मान लीजिए ये आपकी है ऐसे, क्या है आपकी? ये है आपकी x एक्सिस, और ये वाले ऑर्बिटल है py ऑर्बिटल। तो जब दो py ऑर्बिटल x एक्सिस के अलोंग, दो py ऑर्बिटल जब x एक्सिस के अलोंग आएंगे, तो उनसे क्या होगा? पाई बॉन्ड बनेगा। उनसे क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। जब दो px ऑर्बिटल, ये px ऑर्बिटल है, जब ये देखिए, ध्यान समझिएगा, यहां पर क्वेश्चन आते हैं, कई प्रीवियस ईयर में बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, नेट में आया हुआ है, गेट में आया हुआ है, जैम में आया हुआ है। ये आपका ऐसे px ऑर्बिटल है। जब दो px ऑर्बिटल बस किस एक्सिस के अलोंग एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, यही इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान रखना इसी टर्म को। जब दो px ऑर्बिटल अलोंग x एक्सिस
अलोंग एक्स एक्सिस एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तब वहां पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तब क्या बनेगा? वहां पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और अगर एक दूसरे को अगर यही px ऑर्बिटल एक दूसरे को y एक्सिस के अलोंग अप्रोच करेंगे तब पाई बॉन्ड बनेगा, क्योंकि y एक्सिस कहां से हो गई? ये वाली हो गई ना y एक्सिस। तो ऐसे दूसरा ये px ऑर्बिटल है, ये भी px ऑर्बिटल है, और ये क्या कर रहा है? y एक्सिस के अलोंग एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। तो इन दैट केस क्या होगा? आपका पाई बॉन्ड बनेगा। तो इसके लिए एक टर्म या एक ट्रिक याद रख सकते हो कि जो आपका px ऑर्बिटल है वो x एक्सिस के अलोंग आएगा तो आपका सिग्मा बॉन्ड, सोचना ही नहीं आता। और x के अलावा अगर दूसरे किसी भी एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग हो या z एक्सिस के अलोंग हो तो पाई बॉन्ड। अगर py ऑर्बिटल py एक्सिस के अलोंग आएगा तब सिग्मा बॉन्ड, या फिर x एक्सिस के अलोंग या फिर z एक्सिस के अलोंग आएगा तो पाई बॉन्ड। pz ऑर्बिटल z ऑर्बिटल के अलोंग आएंगे तब सिग्मा बॉन्ड, और x और y एक्सिस के अलोंग आएंगे तो वो उनमें हमेशा पाई बॉन्ड बनेगा। मतलब x में x आएगा तब आपका सिग्मा बॉन्ड, वरना पाई बॉन्ड। p ऑर्बिटल के केस में ये कहानी होती है। तो इस तरीके से आपके क्या होते हैं? साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है आपके पाई बॉन्ड्स में। अब इसी तरीके से आगे डिस्कस करते हैं। तीसरे टाइप ऑफ बॉन्ड जो बोलते हैं उनको बोला जाता है आपके डेल्टा बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं उनको? डेल्टा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है, डेल्टा बॉन्ड। अब डेल्टा बॉन्ड क्या होते हैं? डेल्टा बॉन्ड में यहां पर चार लोब्स की ओवरलैपिंग होती है। पहले हमने सिग्मा बॉन्ड देखा जिसमें एक सिंगल लोब ओवरलैप करता है, फिर हमने पाई बॉन्ड देखा जिनमें दो लोब्स आपस में ओवरलैप करते हैं। अब हम लोग देखेंगे डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड क्या होते हैं? डेल्टा बॉन्ड आपके चार ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बनते हैं, और चार ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के लिए पहले तो चार लोब्स चाहिए होंगे। चार ऑर्बिटल नहीं, सॉरी, चार लोब्स की ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो चार लोब्स की ओवरलैपिंग के लिए चार ऑर्बिटल चाहिए कि नहीं? मतलब चार लोब्स चाहिए। अब चार लोब किस में होते हैं? सिर्फ और सिर्फ डेल्टा बॉन्ड में होते हैं। तो डेल्टा बॉन्ड में होते हैं, मतलब वो सॉरी डी ऑर्बिटल में होते हैं। तो इसलिए डी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से क्या होता है? आपके ये डेल्टा बॉन्ड्स बनते हैं। ये डेल्टा बॉन्ड्स बनते हैं। और जब डी ऑर्बिटल में चार लोब्स होते हैं तो चार लोब के ऊपर जब चार लोब आएंगे तभी बॉन्ड बनेगा डेल्टा बॉन्ड। अगर चार लोब के ऊपर चार लोब नहीं आए, मान लो एक चार, इस तरीके से बताता हूं, रुक जाओ तुम्हें एक मिनट। जैसे मान लो कि ये एक p ऑर्बिटल है, ये आपका ये जो ऑर्बिटल का दो लोब है और ये दो लोब है। इस तरीके से आपका d ऑर्बिटल है, ठीक है। अब इसके नीचे जो दूसरा d ऑर्बिटल आएगा वो इसी तरीके से आए तभी तो उसके चारों लोब के ऊपर आ जाएंगे। ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे और ये इसके नीचे, तभी तो ये डेल्टा बॉन्ड फॉर्म कर पाएगा। तो इसलिए कौन सा d ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं और वो किस एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि डेल्टा बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। बस इतना ध्यान रखना होता है कि चार लोब से बनता है आपका क्या? डेल्टा ऑर्बिटल, सिग्मा, पाई, और ये हो गया आपका डेल्टा ऑर्बिटल। इनको ऐसे दिखाया जाता है डेल्टा ऑर्बिटल डेल्टा ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा टाइप ऑफ ऑर्बिटल। अब इसके लिए आपको डी ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं ये थोड़ा सा समझना पड़ता है। तो चलिए हम लगे हाथ ये भी समझ लेते हैं कि डी ऑर्बिटल्स के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। तो अब डी ऑर्बिटल के कितने टाइप हैं ये भी चलो लगे हाथ समझ ही लेते हैं। मैं सोच रहा था आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन अभी समझ लेते हैं डी ऑर्बिटल्स। अभी मैंने आपको एस ऑर्बिटल के बारे में बता दिया, वो तो एक ही टाइप का होता है। पी ऑर्बिटल के बारे में बता दिया, तीन टाइप के होते हैं। जो आपके डी ऑर्बिटल होते हैं वो बेसिकली 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। देयर आर 5 डी ऑर्बिटल, 5 डी ऑर्बिटल, 5 डी ऑर्बिटल्स आर देयर, ठीक है। ये आपको क्वांटम मैकेनिक्स में ही ये बातें समझ में आती हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों है। क्योंकि एक जो सेल होती है ना, किसी भी सेल में n-1 ऑर्बिटल हो सकते हैं, ठीक है। मतलब n² ऑर्बिटल हो सकते हैं। चलो अच्छा उसके बारे में बताऊंगा, अभी कंफ्यूज नहीं होना है उसके बारे में तुम्हें। 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। अब ये जो डी ऑर्बिटल होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, एक एक्सिस के अलोंग जो डी और लोब्स हो। जब किसी डी ऑर्बिटल के लोब्स किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग है तो वो डी ऑर्बिटल एक्सियल डी ऑर्बिटल कहलाता है। और अगर उसके जो लोब्स हैं वो किसी एक्सिस के अलोंग नहीं है तो उन्हें नॉन एक्सियल, क्या बोलते हैं? उन्हें नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल बोलते हैं। एक्सियल डी ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, कितने कितने टाइप के हो सकते हैं? तो एक्सिस के अलोंग कैसे कैसे हो सकते हैं? तो देखो जरा, यहां पर ये एक्स वाई एक्सिस है। अगर ये वाली एक्सिस जो है आपकी, ये वाली जो एक्सिस है ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो जो एक्सिस के अलोंग होते हैं ना ऑर्बिटल्स, उनको जब नाम दिया था ना तो उनमें x2 y2 यूज किया जाता है। ऐसे इसको बोला जाएगा dx2 y2,
ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई, ये क्वांटम मैकेनिक्स से ही निकला हुआ है सारा टर्म। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा किस लिए करते हैं, इसमें ज्यादा हमें परेशान नहीं होना, वो क्वांटम मैकेनिक्स में जब पढ़ोगे समझ जाओगे। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का सोल्यूशन पढ़ोगे जब। यहाँ पर इसी तरीके से मान लो ये दूसरा डी ऑर्बिटल है और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो इसको बोला जाएगा dx2z2। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा डी ऑर्बिटल और कौन सा हो सकता है, बाकी क्योंकि कॉम्बिनेशन बनाना है ना, 3 लोब्स में 2 लोब्स का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो यहाँ पर एक और कौन सा ऑर्बिटल हो सकता है, दूसरा ऑर्बिटल जो हो सकता है आपका वो हो सकता है y और z, तो इसको क्या बोलेंगे dy2z2। ठीक है, तो ये हो गए 3 एक्सियल ऑर्बिटल्स। अब नॉन एक्सियल ऑर्बिटल भी हो सकते हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल भी हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल हो सकते हैं ऐसे ही, देखो एक्स वाई के अलोंग एक्सिस में नहीं होना है, इनमें लोब्स को एक्सिस में नहीं होना है, तो ये टुंग 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 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ऐसे ये घुमाया, ये ऐसे ये घुमाया, घुमाया बढ़िया। इसी तरीके से यहाँ पर, अब यहाँ पर ये कर सकते हैं, ये ऐसे ये किया, ये किया, ये घुमाया, ये घुमाया, ये घुमाया, ये घुमाया, ये एक्स हो गया और ये वाई हो चुका था, ये जेड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा कौन सा हो सकता है, तीसरा हो सकता है आपका ये यू घुमाया, यू घुमाया, यू घुमाया, यू घुमाया। ठीक है, ध्यान से समझना, यहां पर ये क्या हो गया, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। तो जब नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं तो उनमें जो मतलब टर्मिनोलॉजी दी जाती है उनमें डायरेक्टली यूज करते हैं उनको, मतलब इसको बोलेंगे डी एक्स वाई, ठीक है, इसको बोलेंगे डी एक्स जेड, इसको बोलेंगे डी वाई जेड। आ रही बात समझ में, ये 3 टाइप के ऑर्बिटल आपके हो गए। तो 3 इसमें नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं और 3 होते हैं आपके एक्सियल ऑर्बिटल। ऐसा होना चाहिए था, सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए था। तो आप कहोगे सर था का मतलब क्या है, था से आपका क्या मतलब है, तो मैं कहूंगा बेटा था से मतलब ये है कि यहां पर एक्चुअल ऐसा नहीं होता है। डी ऑर्बिटल मैंने अभी आपको बताया ना 5 टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं, ये क्वांटम मैकेनिक्स में ही आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि डी ऑर्बिटल 5 टाइप के ही होते हैं। ठीक है, डी ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। जब 5 टाइप के डी ऑर्बिटल होते हैं तो फिर हमें तो 6 होने चाहिए थे, हमारे पास तो 6 ऑर्बिटल होने चाहिए था, क्योंकि जो आपके 2 लोब मतलब 4 लोब के ऑर्बिटल हैं वो इस तरीके से बन सकते हैं। सही बात है, मैं कहूँगा हाँ यार सही बात है, होना तो ऐसा ही चाहिए था। लेकिन एक्चुअल जब हम लोग एटम को स्टडी करते हैं तो वहां हमें ये पता चलता है कि जो भी ऑर्बिटल होता है उसके लिए जो वैल्यू होती है वो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से रिलेटेड होती है, और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर किसी भी एटम के लिए n-1 के बराबर होता है। मतलब थोड़ा सा टर्म है कि उसमें जो क्वांटम मैकेनिक्स तुम पढ़ोगे कि जो किसी भी n में l की वैल्यू n-1 तक ही होती है, n-1 तक ही होती है। मतलब इससे पता चलता है कि किसी भी एक सेल में जो उसके ऑर्बिटल्स हैं वो किस किस टाइप के हो सकते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जब मैं तुम्हें लास्ट में पढ़ा, अभी आगे चल के इसी लेक्चर सीरीज में। कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि एक्चुअल जब एटम्स को देखा गया, ऑर्बिटल्स को स्टडी किया गया, तो हमें ये पता चला कि यहां पर आपके पास टोटल 5 डी ऑर्बिटल ही हैं। और 5 डी ऑर्बिटल होने पर हमें एक बात और समझ में आई, वो क्या समझ में आई कि हमारे पास जो ये ऑर्बिटल था, ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल हमारे पास था ही नहीं, ये दोनों ऑर्बिटल हमारे पास थे ही नहीं, ये दोनों ऑर्बिटल हमारे पास एक्चुअली हमें दिख ही नहीं रहे थे। और ये दोनों जब नहीं दिख रहे थे तो इन दोनों की अब्सेंस में हमें कुछ नया दिख रहा था। वो क्या दिख रहा था, हमारे पास एक ऐसा ऑर्बिटल था जो कुछ इस तरह का था। कैसा था, एक ऐसा ऑर्बिटल जो कि आपके पास जेड एक्सिस के अलोंग इस तरीके से, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस तरीके से, और एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक सर्कल में है, एक ऐसे सर्कल में है, ऐसे क्या है, एक सर्कल में प्रेजेंट है। कैसे क्या प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट है, सर्कल में प्रेजेंट है। और जब सर्कल में प्रेजेंट है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इस एटम को जब तुम सही से देखोगे तो तुम्हें ये समझ में आएगा ये है एक्स एक्स, ये एक्स और वाई एक्सिस है। ठीक है, मतलब ऐसे कर सकते हो, ये पीछे वाई जा रहा है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जिसके ऊपर खड़ा है ये है आपका जेड एक्सिस। ठीक है, तो हमें ये देखकर एक बात हमें आइडिया लगा कि यार ऐसा हो सकता है कि अगर मैं इस एक्स जेड स्क्वायर को इस वाई जेड स्क्वायर के साथ मिला दूं, इन दोनों को आपस में मिक्स कर दूं। अब मिक्सिंग से मतलब एक बात समझ लेना, कहीं पर भी मैं ऑर्बिटल की मिक्सिंग करने के लिए बोलूंगा तुम्हें, तो मिक्सिंग का मतलब हो गया कि वो आपस में रेजोनेंस करके मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। रेजोनेंस, रेजोनेंस नहीं, क्या कहते हैं उसको, 2 वेव्स का इंटरफेरेंस होगा, और 2 वेव्स आपस में इंटरफेरेंस करके मिक्स हो जाएंगी, और मिक्स होकर एक नई वेव बना लेंगी। ठीक है, तो एक नया ऑर्बिटल बन जाएगा। तो नया ऑर्बिटल बना ले, अगर ये दोनों आपस में मिल जाएं और जेड एक्सिस को ना
मॉलिक्यूलर एक्सिस माना जाता है हमेशा, कि कोई भी जो हम लोग एटम्स पढ़ते हैं ना, मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं, उसमें हम लोग ये सब पढ़ेंगे कि जेड एक्सिस एक मॉलिक्यूलर एक्सिस है, उसके अलोंग ही इंटरेक्शन होते हैं। तो इसलिए ऐसा माना गया कि ये जेड एक्सिस के अलोंग अगर इन दोनों ऑर्बिटल को आपस में मिक्स कर दो तो देखो इससे क्या होगा, इससे ये वाला लोब जो है, ये वाला लोब जरा ध्यान समझना, ये वाला जो लोब है और ये वाला जो लोब है, इसके ये दोनों लोब तो एक एक्सिस के अलोंग ही है। जब ये दोनों वेव आपस में मिलेंगी तो इन दोनों के मिलने से इन दोनों में तो ये दोनों मिलके और बड़े हो जाएंगे, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, और बड़े हो जाएंगे। तो ऐसा ही हमारे 5वें डी ऑर्बिटल में हमें देखने को मिल रहा था कि इसका ये वाला ऑर्बिटल क्या है, जेड एक्सिस के अलोंग वाला ऑर्बिटल बड़ा है और मोर इलेक्ट्रॉन डेंस है। इट इज मोर इलेक्ट्रॉन डेंस, मोर इलेक्ट्रॉन डेंस है, इलेक्ट्रॉन डेंस है। बाकी सारे ऑर्बिटल्स में इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, और ऐसा देखा भी गया, ऐसा होना भी चाहिए था हम लोग के जैसे हिसाब से हम लोग समझ रहे हैं चीजों को, तो ऐसा देखा गया। अब दूसरी बात क्या देखी गई कि ये देखो, ये है एक्स एक्सिस के अलोंग इसका ये वाला लोब, और इसमें ये है वाई एक्सिस के अलोंग इसका लोब। तो अगर तुम एक बात सोचो, एक्स एक्सिस के अलोंग इस तरीके से लोब होगा, वाई एक्सिस के अलोंग इस तरीके से लोब होगा, और ये जब आपस में मिलेंगे ना तो मिलके एक इस तरीके से सर्कल बना लेंगे, ऐसे आपस में मिलेंगे, कहां गया, ऐसे आपस में मिलेंगे तो एक आपस में मिलके मिक्स होकर एक छोटा गोला बना लेंगे, और ऐसा ही हमें देखने को मिलता है डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, इसका नाम दिया जाता है डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। और जब तुम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे या फिर क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ोगे तो तुम्हें वहां पर एक बात और सिखाई जाएगी कि इसका डी जेड स्क्वायर का भी कुछ नाम होता है, जिसमें एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर तीनों आते हैं। डी टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर शायद इसका नाम होता है एक्चुअल, ठीक है, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन इससे हमें एक बात समझ में आ गई कि ये दोनों ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर 5वां डी ऑर्बिटल बनाते हैं। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास 2 एक्सियल डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और दूसरा क्या होता है डी जेड स्क्वायर। यहां पर हमारे पास 3 नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स या फिर एक्स जेड। तो ये 3 टाइप 5 मतलब टोटल हमारे पास 3 नॉन एक्सियल और 2 एक्सियल डी ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं। तो हम ये सीख देख रहे थे कि जब डेल्टा बॉन्ड फॉर्म करना होता है तो डेल्टा बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, डेल्टा बॉन्ड फॉर्म करने के लिए हमें 4 लोब्स की ओवरलैपिंग करानी है। क्या करनी है, 4 लोब्स की ओवरलैपिंग करानी है। और जब 4 लोब्स की ओवरलैपिंग तुमको करानी है तो उसके लिए चारों लोब्स एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए, एक दूसरे के क्या आने चाहिए, ऊपर नीचे आने चाहिए। और जब एक दूसरे के ऊपर नीचे 4 ऑर्बिटल तुम रखना चाहते हो तो ऐसे केस में आप एक्सियल ऑर्बिटल को यूज करेंगे तो ही आपके लिए अच्छा रहता है। एक्सियल ऑर्बिटल्स को यूज करेंगे तो ही आपके लिए अच्छा होता है, बाकी नॉन एक्सियल भी यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे डेल्टा बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, कहां गया डेल्टा बॉन्ड वाला, हाँ, ये डेल्टा बॉन्ड फॉर्म करने के लिए जब तुम चाहते हो कि ये 4 बॉन्ड इस तरीके से, चारों लोग एक दूसरे से इस तरीके से आके इंटरेक्ट करें, तो इनमें से कौन से डी ऑर्बिटल हम लोग यूज करें कि डेल्टा बॉन्ड फॉर्म हो, तो हमें एक बात समझ में आती है, और वो काफी इंटरेस्टिंग बात है। वो काफी इंटरेस्टिंग बात ऐसे है कि अगर मैं आपसे कहूं कि डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, 2 डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल एक दूसरे के अलोंग, 2 डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल एक दूसरे के अलोंग अगर जेड एक्सिस के अलोंग आए, किसके अलोंग आए, जेड एक्सिस के अलोंग आए, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड, या फिर सिग्मा पाई या डेल्टा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा। तो तुम्हें इस बात का सवाल, तुम इस वीडियो को पॉज करके इसके बारे में सोच सकते हो, और सोचोगे तो तुम्हें यही पता चलेगा कि यहां से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब इससे पहले मैं अगला पॉइंट आपको बताऊं कि कौन से डी ऑर्बिटल आपस में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं। इससे पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि इन सारे बॉन्ड्स में से बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है। स्ट्रेंथ का सीक्वेंस जरा तुम समझो, स्ट्रेंथ का, बॉन्ड स्ट्रेंथ का सीक्वेंस, बॉन्ड स्ट्रेंथ का सीक्वेंस समझो, बॉन्ड स्ट्रेंथ का सीक्वेंस समझो। और यहां पर जो ये डेल्टा बॉन्ड बन रहा है ना, ये भी साइड वाइज ओवरलैपिंग ही है। मतलब जैसे 2 पी ऑर्बिटल एक दूसरे के पास ऐसे आ रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, 2 पी मान लो ऐसे डी हैं, 2 डी इस तरीके से आ रहे हैं, तो ये भी साइड वाइज ओवरलैपिंग से ही बन रहा है। डेल्टा ऑर्बिटल भी आपका साइड वाइज ओवरलैपिंग ही है, ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं आपसे स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड को डिस्कस करूं, बॉन्ड स्ट्रेंथ को डिस्कस करूं, तो आपको पता है कि भैया बॉन्ड स्ट्रेंथ करने के लिए सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, मोर ओवरलैपिंग बेटर कोवेलेंस लिंकेज। यही वीबीटी बोलती है कि मोर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, मोर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग,
मोर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, जितनी ज्यादा ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी उतना बेटर बॉन्ड फॉर्म होगा, उतना बेटर बॉन्ड फॉर्म होगा। ये बात बिल्कुल गांठ बांध के रख लेना अपने दिमाग में। क्या बेटर बॉन्ड फॉर्म होगा? वो क्या होगा? बेटर बॉन्ड फॉर्म होगा। ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होते चलेंगे जो अभी हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आपके जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं उनमें हेड ऑन ओवरलैप होता है, और हेड ऑन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म जब होते हैं सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड में जब हेड ऑन ओवरलैप होता है तो हेड ऑन ओवरलैप में ज्यादा अच्छा ओवरलैप होता है एक दूसरे ऑर्बिटल का, एक से आके इसे टकरा रहा है सीधा। साइड वाइज ओवरलैपिंग में थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइड से इसे करके क्या नाम है आपस में मिलती है, लेकिन हेड ऑन ओवरलैप में सीधा इलेक्ट्रॉन आ गया टकरा जाता है और तरह से करके टकरा जाते हैं। तो हेड ऑन ओवरलैप में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग में उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर नहीं होती है। तो इस वजह से साइड वाइज ओवरलैपिंग से तो अच्छे होते हैं हेड ऑन ओवरलैप। तो इसका मतलब हो गया सिग्मा बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होते हैं। सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं इनकी स्ट्रेंथ जो होती है स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड्स। ध्यान रखना हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बाद अभी अभी हमने देखा कि जो आपके डेल्टा बॉन्ड है, ये डेल्टा बॉन्ड किन ऑर्बिटल से बनाए जा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ किन ऑर्बिटल से? डी ऑर्बिटल से। और डी ऑर्बिटल डिफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा डिफ्यूज होते हैं डी ऑर्बिटल्स, तो और डिफ्यूजन की वजह से उनमें जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है वो और भी बेकार हो जाती है। तो इसलिए जो डेल्टा बॉन्ड होते हैं ये वीकेस्ट बॉन्ड होते हैं, ये डेल्टा बॉन्ड जो होते हैं ये वीकेस्ट बॉन्ड होते हैं, पाई ऑर्बिटल से भी वीक होते हैं इन जनरल, ठीक है। इन जनरल, इसको क्या लिख लोगे? अंडरलाइन कर लोगे, इन जनरल। ऐसा हमेशा नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं विथ अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ऐसा नहीं, एक्सेप्शन का मतलब सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं है, एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होते हैं जिनमें ऐसा केस आता है जब आपका पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और उसका रीजन ये ओवरलैपिंग नहीं है, उसका रीजन कुछ अलग है, वो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है, उससे हम लोग ऐसे इन फैक्टर से नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, वो एक अलग एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? अब किसी को तुम धक्का मुक्की करके किसी को घर से बाहर निकाल दोगे तो वो निकल ही जाएगा, लेकिन वो काबिल तो है ना घर के अंदर रहने के लिए। तो कुछ ऐसा ही होता है, कुछ ऐसा केस आता है जब बेचारा ये भी शेर बन जाता है, पाई ऑर्बिटल भी, तो वो हम लोग देखेंगे। लेकिन इन जनरल ऐसा होता है, स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो आपको एक बात समझ में आ गई कि डेल्टा बॉन्ड भाई वीक होते हैं, डिफ्यूज ऑर्बिटल होते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, इसलिए उनके बॉन्ड वीक होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब कोई बॉन्ड कंपाउंड डेल्टा बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है, जब भी कोई कंपाउंड डेल्टा बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है, तो एक तो ये बॉन्ड वीक है। अब जब ये बॉन्ड वीक है तो जो आपका जो दो एटम्स आकर बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो वो इतना ज्यादा वीक बॉन्ड होता है कि भाई ये चाहते नहीं है कि डेल्टा बॉन्ड वीक हो। तो जब भी कोई वीक चीज को आप एग्जिस्ट कराना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें उसके साथ कुछ ना कुछ सपोर्ट डालना पड़ता है, आपको कोई ना कोई एक अच्छा सपोर्ट डालना पड़ेगा। आपको पता है, आपने देखा होगा हर जगह यही होता है कि कोई भी स्कूल है, कोई भी कोचिंग है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, या फिर कोई भी एक संस्थान है, तो वहां पर वीक लोग क्यों एग्जिस्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि वहां पर अच्छे लोग भी हैं, उनके सपोर्ट से वीक लोग भी काम कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन्हें वो भी आराम से अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। तो इस डेल्टा बॉन्ड के लिए जो सपोर्ट का काम करता है, जो इसको जिंदा रखता है, जो इसे मतलब बने रहने देने, मतलब एग्जिस्ट करने के लिए हेल्प करता है, वो होता है एक सिग्मा बॉन्ड। और वो सिग्मा बॉन्ड पता है कौन सा होता है? अगर तुम इस स्ट्रक्चर को ऐसे रोकना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें इन दोनों के बीच में ये जो डी ऑर्बिटल है ना, ऐसे, ये जो ऐसे डी ऑर्बिटल है और इसी के साथ साथ नीचे वाला जो डी ऑर्बिटल है, इस तरीके से इन दोनों के बीच में अगर हम एक ऐसा पिलर खड़ा कर दें जो इनको बाइंड करके रखेगी, चुपचाप यहीं खड़े रहो, हिलने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही खड़े रहो, तो यहां पर अगर हम इन दोनों के बीच में एक पिलर डाल दें स्ट्रेंथ वाला जो इन दोनों को बांध कर रखे, तब क्या होगा कि तब मजबूरन ये साइड वाइज थोड़ा थोड़ा ओवरलैप करने लगेंगे और तब धीरे धीरे ये वीक सा बेचारा सा प्यारा सा डेल्टा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और ये पिलर क्या होता है? ये पिलर होता है सिग्मा बॉन्ड, ये होता है एक सिग्मा बॉन्ड। और ये सिग्मा बॉन्ड कौन सा सिग्मा बॉन्ड? क्योंकि डी ऑर्बिटल जब ओवरलैप कर रहे हैं तो उन्हीं 5 डी ऑर्बिटल में से कोई एक डी ऑर्बिटल ये काम कर सकता है, और वो कर सकता है डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। कौन कर सकता है? डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। जब दो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल अलोंग जेड एक्सिस एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तब वहां पर क्या होगा? मान लो ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, और यहां पर तब ये वाली एक्सिस जिसके अलोंग ये इंटरेक्ट करना चाहते हैं, ये एक्सिस जिसके अलोंग ये इंटरेक्ट करना चाहते हैं, ये एक्सिस कौन सी हो जाएगी? जेड एक्सिस। तो जब किसी एटम के अंदर
उसके दो डी ऑर्बिटल जब उसका जेड ऑर्बिटल एक दूसरे के अलोंग जेड एक्सिस के अलोंग आएंगे तो डीजेड स्क्वायर जब इंटरेक्ट करेगा तो उसका ऐसा तो है नहीं कि एक एटम के पास सिर्फ एक ही डी ऑर्बिटल है, ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि एक एटम के पास सिर्फ एक ही डी ऑर्बिटल है, उसके पास है तो ये पांचों डी ऑर्बिटल ना। तो जब ये डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल दूसरे एक एटम के डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल के अलोंग जेड एक्सिस आएगा तो डीजेड डीजेड आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। और ये सिग्मा बॉन्ड बहुत खतरनाक सिग्मा बॉन्ड होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इस ऑर्बिटल में और डी ऑर्बिटल को बनने के लिए एक अच्छे सपोर्ट की जरूरत है। इसलिए ये डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल जब आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाएगा सिर्फ उसी कंडीशन में बाकी के जो डी ऑर्बिटल हैं जो कि अलोंग द एक्स वाई प्लेन है, या तो ये वाला ऑर्बिटल या तो ये वाला ऑर्बिटल, क्योंकि अगर तुम जेड एक्सिस के अलोंग दो ऑर्बिटल को ला रहे हो तो एक के ऊपर दूसरा, एक चार लोब के ऊपर दूसरे चार लोब वही हो पाएंगे जो एक्स वाई प्लेन में है। जो एक्स वाई प्लेन में ऐसे ऑर्बिटल्स हैं वो साइड वाइज ओवरलैपिंग कर पाएंगे। तो अलोंग द जेड एक्सिस अगर दो ऑर्बिटल आ रहे हैं अलोंग द जेड एक्सिस, दो एक्स वाई प्लेन आ रहे हैं, तभी तुम्हारा डेल्टा बॉन्ड फॉर्म हो पाएगा। इट मींस out of them only which one, only this orbital only this orbital can form delta bond, this orbital can form delta bond and only this orbital, क्योंकि ये xy प्लेन में है, this can form delta bond, this orbital can form delta bond। ये क्या कर पाएगा, डेल्टा बॉन्ड फॉर्म कर पाएगा। तो एक बात समझ में आई कि डेल्टा बॉन्ड कौन फॉर्म कर सकता है। तो अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ लूं, सुनो, अभी नोट मत बनाना, अभी नोट्स मत बनाना, अभी रुक जाओ, यहीं रुक जाओ जहां पर हो तुम। हाँ यहाँ पे थे ना हम, तो इसके आगे चलते हैं। यहां पर अगर मैं पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग will form डेल्टा बॉन्ड, इनमें से कौन डेल्टा बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। पहला ऑप्शन DXY, दूसरा ऑप्शन DX2Y2, ठीक है, तीसरा ऑप्शन DYZ, ठीक है, चौथा ऑप्शन DXZ। तो इनमें से अगर मैं तुम पूछूं कि कौन डेल्टा बॉन्ड फॉर्म कर सकता है तो आप ये सोचोगे कि एक YZ वाले के भी, मान लो YZ वाले ऑर्बिटल जो हैं ये अलोंग एक्सिस अगर आए, मान लो ये आपका ऐसे है, इस तरीके से है, इस तरीके से है, ये क्या है Y और Z। आप सोचो कि यार YZ वाला भी तो एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है, साइड बाय ओवरलैपिंग चार ऑर्बिटल्स की कर सकता है। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे। आप क्या सोचोगे कि एक बार सुनो, ध्यान से सुनना, एकदम सामने देखना है स्क्रीन पे, ध्यान सुनना, ठीक है। ये YZ है कि अगर ये एक दूसरे के अलोंग किससे आए, एक्स एक्सिस के अलोंग आए, क्योंकि एक YZ प्लेन, ये YZ प्लेन, तो ये अगर किसके अलोंग आएंगे, ये एक्स एक्सिस की तो अलोंग आएंगे। तो आप सोचो कि अगर ये अलोंग एक्स एक्सिस आए, अलोंग एक्स एक्सिस इंटरेक्ट करें, तो यहाँ पर चार लोब्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, डेल्टा बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। मैं कहूँगा हाँ फॉर्म तो हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये बहुत वीक बॉन्ड होगा और उस केस में ये बॉन्ड फॉर्म ही नहीं होगा। तो क्योंकि यहां पर सपोर्ट नहीं है, यहां पर कोई एक ऐसा बीच में ऑर्बिटल नहीं है जो इनको बांध के रख सके। तो ऐसा होता है किस केस में, सिर्फ और सिर्फ XY प्लेन वाले ऑर्बिटल ही क्या कर सकते हैं, डेल्टा बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो DXY बना सकता है, DX2Y2 बना सकता है, ना YZ बना सकता है, ना ZX बना सकता है, और Z स्क्वायर तो बना ही नहीं पाएगा क्योंकि वो तो सिंगल, उसमें दो ही लोब होते हैं, उसके लिए चार लोब है ही नहीं। तो ये बात समझ में आई आपको कि बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कितने टाइप के बॉन्ड हो सकते हैं। बिल्कुल ये बात आपको समझ में आ गई कि आपके सिग्मा बॉन्ड हो गए। इसके बाद यहां पर जिस एक्सिस के अलोंग कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। अगली बात क्या आ गई, पाई ऑर्बिटल हो गए, पाई ऑर्बिटल में कौन सा ऑर्बिटल किस एक्सिस के अलोंग आ रहा है ये बात आपको समझनी होगी। इसी तरीके से डेल्टा बॉन्ड आपके डी ऑर्बिटल बनाते हैं। अब डी ऑर्बिटल जो है आपके, हम लोगों ने यहां तक देखा ये डी ऑर्बिटल हो गए। डी ऑर्बिटल भी आपके क्या कर सकते हैं, डी ऑर्बिटल भी आपके पाई बॉन्ड बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चन का मैं हिंट दे दे रहा हूं, बाकी हम लोग इसको डीपीपी में करेंगे, ठीक है। डीपीपी का मतलब हो गया मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा,
दूसरे या तीसरे लेक्चर के साथ या चौथे लेक्चर के बाद जितने कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े उन सब पर डिपेंडेंट जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में जिस जिस भी एग्जाम में आए हैं उन सबको हम लोग मिलाकर एक साथ करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर नेट एट गेट में ऐसे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। अब आपसे पूछ ले कि अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग अगर आपके डी ऑर्बिटल मतलब आपके कौन कौन से ऑर्बिटल आए आपके अलोंग एक्स एक्सिस, तो आपका सिंपल सी बात है यहाँ पर पी एक्स, ठीक है, और पी वाई अगर आपस में इंटरेक्ट करें तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा। तो आपको समझना पड़ेगा, पहले क्या करोगे, यहाँ पर ऐसे एक लाइन बनाओगे एक्स एक्सिस, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या किया, ये आपने पी एक्स ऑर्बिटल बना दिया। इसी के साथ साथ यहाँ पर दूसरा भी, इसकी भी एक्स एक्सिस यही मान के रखना क्योंकि इसी के लॉन्ग बॉन्ड बनाना है तुम्हें, ठीक है। और यहाँ पर फिर तुम क्या करोगे, पी वाई, ये पी वाई ऑर्बिटल है, और यहाँ पर जब पी वाई ऑर्बिटल इसके अलॉन्ग आकर बॉन्ड फॉर्म करेगा आपस में, तो यहाँ पर जब ये लोग आपस में बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, ओवरलैपिंग करने के लिए आएंगे ना, तो जरा ध्यान से देखना, जब ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर पहुंचेगा, आ बॉन्ड बना ले, तो जब ये बॉन्ड बनाने पहुंचेगा उसके पास, तो एक्चुअली होगा क्या, होगा ये कि कहेगा भैया यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, यहाँ तो खाली पड़ा सब कुछ, यहाँ तो कोई मार्केट में कुछ है ही नहीं, पूरी मार्केट खाली पड़ी हुई है, मंगलवार को आ गए अपन, बंद है आज सब कुछ, ठीक है। तो भाई क्या होगा, वापस जाना पड़ेगा, इसे बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो नो बॉन्ड, यहाँ पर कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, नो बॉन्ड फॉर्म, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से पूछ सकता है, अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि along y एक्सिस आपका क्या आ जाए, dz स्क्वायर और pz ऑर्बिटल, dz स्क्वायर और pz ऑर्बिटल। तो क्या हो सकता है, यहां पर देखते हैं, ये क्या हो गया आपका, किसके एक्सिस बनाना है आपको, y along y एक्सिस बनाना है, तो y ये मान लेते हैं ये y एक्सिस है, ठीक है, दूसरा बना देते हैं, यहां पर भी मान लेते हैं ये y एक्सिस है। इसके बाद यहां पर ये अब आपसे क्या कह रहा है, कौन सा ऑर्बिटल है, dz स्क्वायर, तो ये z मान लेते हैं, ये हो गया आपका dz स्क्वायर ऑर्बिटल, ये इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका y ऑर्बिटल, यहां पर क्या है pz, तो यहां पर इसको z मान लेते हैं, ये आपका pz ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। ये हो गया dz स्क्वायर ऑर्बिटल, dz स्क्वायर ऑर्बिटल, ये क्या हो गया pz ऑर्बिटल। अब ये दोनों अलोंग इसके क्या आ रहे हैं, अलोंग y एक्सिस आ रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, और साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो यहां पर क्या होगा आपका, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, यहां पर क्या होगा आपका, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। अब चलिए अगला देख लेते हैं, अगला करने की कोशिश करते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या, कि अगर dxy ऑर्बिटल दूसरे dxy ऑर्बिटल के पास आए, ठीक है, dxy ऑर्बिटल दूसरे dxy ऑर्बिटल के अलोंग आए, तो कितने टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ बॉन्ड, पॉसिबल बॉन्ड्स, ठीक है, आपसे पूछे पॉसिबल बॉन्ड्स कितने हो सकते हैं, पॉसिबल बॉन्ड्स कितने हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से आए, किस किस एक्सिस के अलोंग आए, कैसे कैसे आए, आप सोचो और बताओ इसका जवाब क्या होगा, बताओ इसका जवाब क्या होगा, बताओ इसका जवाब क्या होगा, बताओ। तो जब आप ये चीज देखोगे और समझोगे तो वहां पर आपको ये पता चलेगा कि देखो एक्स वाई अगर अलोंग जेड एक्सिस आएगा, अलोंग जेड एक्सिस आएगा, अलोंग जेड एक्सिस, अगर अलोंग जेड एक्सिस आएगा तो उस केस में आपका डेल्टा बॉन्ड फॉर्म होगा, सीधी सी बात है, हम लोगों ने देखा डेल्टा बॉन्ड इस तरीके से लिखेंगे, डेल्टा बॉन्ड फॉर्म होगा। अगर ये एक्स एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस के अलोंग आएंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, इसका इस तरीके से ऐसे डी ऑर्बिटल है, इसका इस तरीके से ऐसे डी ऑर्बिटल है, और इस केस में अगर ये एक्स एक्सिस के अलोंग आएंगे, ठीक है, यहां पर इस तरीके से ये आपका, ठीक है, ये x है, ये y है, ये y है और ये x है। जब ये अलोंग x एक्सिस आएंगे तो उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में इनमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, सिर्फ दो लोब ही आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, और जब दो लोब्स ही एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो ऐसी साइड वाइज ओवरलैपिंग जिनमें दो लोब्स आपस में ओवरलैप करते हैं, शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, वो होता है आपका पाई बॉन्ड। तो ये क्या बनेगा आपका, पाई बॉन्ड बनेगा, ये क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और अगर यही y एक्सिस की तरीके इसी तरीके से आए तो एक और पाई बॉन्ड बन सकता है। तो दो टाइप के पाई बॉन्ड्स और एक डेल्टा बॉन्ड, ये टोटल 3 टाइप के बॉन्ड्स बना सकता है एक एक्स वाई ऑर्बिटल। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं
कि कौन सा ऑर्बिटल है, कैसा बॉन्ड बनेगा। तो तुम्हें एक बात समझ में आ गई कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपेयर करना कि कौन कौन सा ऑर्बिटल आपस में कंपेयर जब ओवरलैप करेगा तो कब कब बढ़िया बॉन्ड बनेगा, और कौन सा बॉन्ड कौन सा ऑर्बिटल किस ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करेगा तो कब तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, कब पाई बॉन्ड बनेगा, कब डेल्टा बॉन्ड बनेगा। ये बात आपको क्लियरली अब तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही रख लेते हैं, इसके बाद अगले लेक्चर में इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अभी आप एक ब्रेक ले सकते हो 15-20 मिनट का, और उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अगला पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।